हेलो फ्रेंड्स, धम्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रावण सिंह साक आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है मौर्यकालीन कला। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मौर्यकालीन कला के ही पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को देखा था। दोस्तों, मौर्यकालीन कला को दो भागों में विभाजित किया था। पहला राजकीय कला और सेकंड लोक कला। राजकीय कला या राजतक्षकों द्वारा निर्मित कला और दूसरा लोक कला। लोक कला, राजकीय कला को हम लोगों ने 4 भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला राजप्रासाद, राजप्रासाद। सेकंड गुहा निर्माण कला। तीसरा स्तंभ निर्माण कला और चौथा स्तूप निर्माण कला। स्तूप निर्माण कला। दोस्तों, आज हम लोग स्तूप निर्माण कला के बारे में देखेंगे और साथ ही कुछ स्तूपों के बारे में भी पढ़ेंगे। एग्जाम की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्तूप शब्द पाली प्राकृत भाषा के थूप शब्द से बना है। किससे? पाली प्राकृत भाषा, पाली प्राकृत भाषा के थूप। किससे? थूप शब्द से। थूप, थूप शब्द से बना है। और संस्कृत भाषा के स्तूप शब्द से बना है। संस्कृत भाषा के स्तूप, स्तूप शब्द से बना है। पाली प्राकृत के थूप और संस्कृत भाषा के स्तूप शब्द से बना है। सबसे पहले स्तूप शब्द का प्रयोग, सबसे पहले स्तूप शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। किसमें? ऋग्वेद में। शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में किसके लिए हुआ है? यज्ञ की ज्वालाओं पर बनी आकृति के लिए। किसके लिए? यज्ञ की ज्वालाओं पर बनी आकृति के लिए। जैसे ये यज्ञ है तो इस पे ये ज्वाला है, इस पे जो आकृति इस तरह बन रही है, उसके लिए स्तूप शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे जो है रामायण में जो है स्तूप का प्रयोग मिलता है। रामायण में भी। रामायण में किसके लिए? राख के ढेर के लिए। किसके लिए? राख के ढेर, राख के ढेर या मृतक के अवशेष के लिए। किसके लिए? मृतक के अवशेष के लिए। स्तूप को चैत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चैत्य। क्यों कहते हैं? क्योंकि चीता पे बना होता है, इसलिए स्तूप को चैत्य भी कहते हैं। चैत्य कहते हैं। चैत्य, चैत्य किस भाषा से लिया गया है? प्राकृत पाली भाषा से। यह किससे बना है? प्राकृत पाली भाषा के चेतीय। प्राकृत पाली भाषा के चेतीय शब्द से क्या बना है? चैत्य। और चीता पर बने होने के कारण क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है या चेतीय कहा जाता है। अब बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के अस्थि धातुओं पर समाधि बनाए गए, उसे क्या कहा गया? स्तूप कहा गया। या भगवान बुद्ध के शिष्यों के अस्थि धातुओं पर बनी संरचना को भी स्तूप कहा गया। आकार, स्तूप का आकार क्या होता है? अर्धवृत्ताकार। क्या है? अर्धवृत्ताकार। यानी हेमिस्फेरिकल,
हेमिस्फेरिकल, और ये क्या होता है, सॉलिड होता है, ठोस। हेमिस्फेरिकल और ठोस यानी सॉलिड होता है। मौर्य सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध की अस्थि धातुओं पर 84,000 स्तूप बनवाए, ऐसा उल्लेख मिलता है। अब आइए देखते हैं स्तूप के प्रकार। दोस्तों स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। चार। पहला क्या है? शारीरिक स्तूप। क्या? शारीरिक स्तूप। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेलिक स्तूपा। रेलिक स्तूपा। भगवान बुद्ध के अस्थि धातुओं पर बने स्तूप को क्या कहते हैं? शारीरिक स्तूप। यानी शरीर के अवशेषों पर बना है, इसलिए क्या कहते हैं? शारीरिक स्तूप। शरीर के अवशेषों पर। जैसे क्या है? केस, केस हो गए, दांत हो गया, इस प्रकार के। सेकंड क्या है? पारिभोगिक स्तूप। पारिभोगिक। यानी ऑब्जेक्ट स्तूपा। ऑब्जेक्ट। ये क्या है? भगवान बुद्ध द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली वस्तुओं पर बने स्तूप होते हैं। किस पे? भगवान बुद्ध शरीर है तो कुछ यूज भी करेंगे, तो क्या यूज किया? जो जो वस्तुएं जो है भगवान बुद्ध यूज किए हैं अपने जीवन काल में, उन वस्तुओं पर जो स्तूप बना उसको क्या कहते हैं? पारिभोगिक स्तूप। नाम में ही छुपा हुआ है, परिभोग मतलब उपभोग किया हुआ। तो उस पे बना स्तूप क्या है? ऑब्जेक्ट स्तूपा या पारिभोगिक स्तूप। जैसे क्या? जैसे भिक्षा पात्र। भिक्षा पात्र हो गया, चरण पादुका हो गया, लाठी हो गया, इन सब पे बने स्तूप। तीसरा क्या है? उद्देशिक स्तूप। क्या? उद्देशिक। उद्देशिक अब नाम में ही छुपा हुआ है। उद्देशिक यानी उद्देश्य से, किसी उद्देश्य से बनाया गया होगा। यानी कमेमोरेटिव स्तूप। क्या? कमेमोरेटिव स्तूपा। कमेमोरेटिव स्तूपा। अब इसमें क्या है? भगवान बुद्ध से जुड़ी घटनाओं पर बने स्तूप। जैसे सारनाथ। सारनाथ में क्या किया? यहाँ पे अस्थि अवशेष नहीं रखा गया था। क्या था? भगवान बुद्ध प्रथम उपदेश दिए थे, तो यहाँ पे एक स्तूप बना है सारनाथ में, अब भी है जो, वो क्या है? उद्देशिक स्तूप है। उद्देशिक स्तूप है मतलब उस घटना के याद में बना है, प्रथम उपदेश की घटना के याद में बना है, इसलिए क्या हुआ? उद्देशिक स्तूप यानी कमेमोरेटिव स्तूपा। भगवान बुद्ध से जुड़ी घटनाओं से संबंधित स्थलों पर, घटनाओं से संबंधित स्थलों पर, जैसे सारनाथ। चौथा क्या है? मनौती स्तूप। क्या? मनौती स्तूप। मनौती स्तूप या मन्नत स्तूप कहते हैं इसको, या पूजार्थक स्तूप कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में वोटिव स्तूपा कहते हैं। क्या? वोटिव स्तूपा। मनौती स्तूप आ जाए या मन्नत स्तूप आ जाए या वोटिव स्तूपा आ जाए, ये सब एक ही नाम है। ये क्या है? बौद्ध अनुयायियों द्वारा श्रद्धा के वशीभूत होकर
स्तूप बनवाए गए, और वो किस आकार में थे? छोटे छोटे स्तूप बनवाए गए। जैसे सारनाथ आएंगे तो सारनाथ में बड़े वाले स्तूप के चारों तरफ छोटे छोटे स्तूप बने हैं, उसको क्या कहते हैं? मनौती स्तूप कहते हैं या वोटिव स्तूपा कहते हैं। उसी तरह नालंदा में जाएंगे, नालंदा देखेंगे, नालंदा बौद्ध महाविहार को देखेंगे तो उसमें भी जो है उसके चारों ओर छोटे छोटे स्तूप बने हैं, उसको क्या कहते हैं? मनौती स्तूप कहते हैं, वोटिव स्तूपा कहते हैं। श्रद्धा के वशीभूत होकर छोटे छोटे स्तूप बनवाए गए, वही क्या है? मनौती स्तूप है। जैसे सारनाथ में बड़े स्तूपों के चारों तरफ छोटे छोटे स्तूप। तो ये था स्तूप के प्रकार। दोस्तों, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सम्राट अशोक ने ही स्तूप बनाना प्रारंभ करवाया, क्योंकि सम्राट अशोक से पहले भी स्तूप बनते थे और भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद भी 8 स्तूप बनाए गए थे उनकी अस्थि धातुओं पर। और उन स्तूपों को कपिलवस्तु के शाक्यों ने, पिपलीवन के मौर्यों ने, रामग्राम के कोलियों ने, मतलब कुल मिला के 8 स्तूप बनाए गए थे। और उन 8 स्तूपों में से एक को सम्राट अशोक ने खुलवाया और उस पे 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। अब आइए देखते हैं स्तूप की संरचना के बारे में कि स्तूप की संरचना कैसी होती है। स्तूप की संरचना, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अर्धवृत्ताकार होता है और ठोस होता है। तो अर्धवृत्ताकार बनाते हैं, ठीक। ये क्या है? अर्धवृत्ताकार संरचना। ये है स्तूप की संरचना, जिसमें क्या है? ये अंड है। क्या है? अंड। ये जो अर्धवृत्ताकार संरचना है उसको अंड या डोम, DOME, डोम। और ये क्या होता है? ठोस होता है, इसके अंदर खोखला नहीं होता है। और इसके नीचे ये जिस पे है उसको क्या कहते हैं? ये जिस चबूतरे पे ये है अंड उसको कहते हैं मेधी। क्या? मेधी। यह है मेधी। मेधी। उसके बाद ये दोनों है रेलिंग यानी वेदिका। ये चारों तरफ से जो घेरा बना है, घेरा गया है, उसको वेदिका कहते हैं। वेदिका या रेलिंग। सांची के स्तूप को बनाया गया है, उसमें ये क्या है? दोहरी वेदिका है सांची के स्तूप में। ये भी वेदिका है, ये भी वेदिका है। वेदिका यानी रेलिंग। रेलिंग। उसके बाद ये जो है तोरण द्वार। क्या है ये? ये जो गेट है उसको क्या कहते हैं? तोरण द्वार। तोरण द्वार। तोरण द्वार। उसके बाद ये जो संरचना है सबसे पवित्र भाग है स्तूप का। सबसे पवित्र भाग क्या है? ये इसको कहते हैं हर्मिका। क्या कहते हैं? हर्मिका। हर्मिका। और इस पे जो है ये लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? यष्टि या दंड। ये है यष्टि या दंड भी कहते हैं। ये जो तीनों है ये क्या है? छत्र। ये क्या है? छत्र है। क्या है? छत्र या छत्रावली। छत्र। ये किसका प्रतीक है? त्रिरत्न का प्रतीक। किसका? त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धम्म संघ का प्रतीक, यानी बुद्ध धम्म संघ। ये है जिसमें हम लोग परिक्रमा करते हैं, चारों तरफ परिक्रमा किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ ये है।
ये भी प्रदक्षिणा पथ है, ये भी प्रदक्षिणा पथ है। यह है स्तूप की संरचना। तोरण द्वार को क्या कहते हैं? गेटवे। गेटवे। सांची स्तूप में दक्षिणी गेटवे पे क्या था? सम्राट अशोक का स्तंभ था, चौमुखी स्तंभ। कौन सा स्तंभ? चौमुखी सिंह स्तंभ था दक्षिणी गेटवे पे, याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। अब आइए हम लोग कुछ स्तूपों के बारे में देखते हैं जो मौर्यकालीन स्तूप हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग पिपराहवा स्तूप को देखते हैं। कौन सा स्तूप? पिपराहवा स्तूप। ये सबसे प्राचीन स्तूप है। क्या? सबसे प्राचीन स्तूप। और कहाँ है? सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में। और इसकी खोज किसने किया था? 1898 में WC पेप्पे। खोज 1898, WC पेप्पे। और यहीं से कपिलवस्तु महाविहारे लिखा हुआ सील मिला है। सील यानी मुहर। कपिलवस्तु महाविहारे सील। अब सेकंड, भरहुत स्तूप। इसका खोज कौन किया था? 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम। 1873 अलेक्जेंडर कनिंघम। और किससे निर्मित है? लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित। निर्माण किसने कराया? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। शुंग काल में इसका विकास हुआ और जीर्णोद्धार हुआ। क्या हुआ? शुंग काल में विकास और जीर्णोद्धार हुआ इस स्तूप का। ये वाला स्तूप सतना मध्य प्रदेश में है। सतना जिले में, मध्य प्रदेश में। सबसे पहले जातक कथाओं का अंकन, सबसे पहले जातक कथाओं का अंकन इसी स्तूप पर मिलता है। जातक कथाएं क्या है? भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां। भरहुत पे और क्या क्या महत्वपूर्ण है? चुलकोका यक्षिणी है। क्या है? चुलकोका यक्षिणी की मूर्ति। चुलकोका यक्षिणी की मूर्ति। और वो किस पे खड़ी है? हाथी पे। हाथी पर। और इसके अलावा सुदर्शना और सिरिमा यक्षी की भी मूर्ति मिलती है। सुदर्शना और सिरिमा। सुदर्शना यानी सुदर्शना और सिरिमा यक्षी। और सुपावस यक्ष। कौन सा यक्ष? सुपावस यक्ष। सुपावस यक्ष की भी मूर्ति मिलती है। वो भी किस पे है? हाथी पे खड़ा। हाथी पर खड़ा है। और कुपीरो यक्ष का भी मूर्ति है। कुपीरो यक्ष। इतनी महत्वपूर्ण बातें भरहुत स्तूप से आपको याद रखनी चाहिए। अब आइए देखते हैं तीसरा सांची स्तूप। सांची स्तूप
कहाँ है? सांची रायसेन जिले में। किसमें? रायसेन जिले, रायसेन मध्य प्रदेश। इसका खोज किसने किया था सांची स्तूप का? 1818 में हेनरी टेलर ने। निर्माण किसने करवाया? सम्राट अशोक ने, मौर्य सम्राट अशोक ने। अशोक। और किसके निर्देशन में यह स्तूप बना? सम्राट अशोक की पत्नी देवी के निर्देशन में बना। सबसे बड़ी बात, ये यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल है। कब? 1989 में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1989 में। और सांची का पुराना नाम क्या था? कांकनाद वाट। क्या? कांकनाद वाट। सांची के स्तूप पर भी जातक कथाओं का अंकन है। इस पर बुद्ध की मूर्ति का अंकन कहीं भी नहीं है, अपितु बुद्ध की प्रतीक चिन्हों का अंकन है। किसका? प्रतीक चिन्हों का अंकन है। जैसे बुद्ध के लिए बोधि वृक्ष को बना दिया गया है। और सांची का स्तूप मौर्य काल का सर्वश्रेष्ठ स्तूप है। मौर्य काल का सर्वश्रेष्ठ स्तूप। इसकी क्या खास बातें हैं? ये कहाँ है? सारनाथ में है। सारनाथ वाराणसी। सारनाथ वाराणसी में। वाराणसी उत्तर प्रदेश। सबसे पहले खुदाई 1834 से 36 के बीच जनरल कनिंघम ने किया। 1834 से कनिंघम। और ये स्तूप किसका बना है? ईंटों का बना है। ईंटों का बना स्तूप। और इस स्तूप के पास ही धर्मराजी का स्तूप है। कौन सा स्तूप? धर्मराजी का स्तूप। स्तूप के पास धर्मराजी का स्तूप। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण भी सम्राट अशोक ने कराया था। अब केवल इसका नींव ही बचा है और यह भी ईंटों का ही बना था। और सारनाथ का प्राचीन नाम कई बार पूछ देता है। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? सारनाथ का प्राचीन नाम था ईसीपतन मृगदाय, या संस्कृत में ऋषिपतन मृगदाय। ईसीपतन मृगदाय। धर्मराजी का स्तूप। कौन सा स्तूप? धर्मराजी का स्तूप। ये कहाँ है धर्मराजी का स्तूप? तक्षशिला में, रावलपिंडी, पाकिस्तान। तक्षशिला, रावलपिंडी, पाकिस्तान। सबसे पहले उत्खनन कार्य किसने कराया? जॉन मार्शल ने 1913 में। उत्खनन यानी खुदाई 1913, जॉन मार्शल। इस स्तूप को किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। निर्माण किसने करवाया था? पुनः निर्माण यानी पुनर्निर्माण किसने करवाया? सम्राट कनिष्क ने। किसने? सम्राट कनिष्क।
सम्राट कनिष्क किस काल के थे? कुषाण काल। सम्राट कनिष्क कुषाण काल। इसको क्या कहते हैं? चीर का स्तूप भी कहते हैं। कौन सा स्तूप? चीर का स्तूप भी नाम है इसका, चीर का स्तूप। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। यूनेस्को 1980 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये गांधार शैली में निर्मित है। किस शैली में? गांधार शैली में, क्योंकि पुनर्निर्माण किसने कराया था? सम्राट कनिष्क ने। गांधार शैली में निर्मित। और स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना। और ये सिंधु और झेलम नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे? सिंधु और झेलम नदी के किनारे। सिंधु और तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।